अच्छा जी स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है आज का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 2000 जो 2026 का जो पेपर है मई जून का, उसमें जो पेपर आएगा तो उसके अंदर के लिहाज से मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग गेस है कि ये जो भी पेपर होंगे मई जून के, उसके अंदर इंशाल्लाह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कुछ ना कुछ आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा है, आरटीसी को हम स्टार्ट करते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि कौन सी डेट में हुई है। 1930 से 1932 में 3 आरटीसी हो रही जी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो आरटीसी है वाइडेड आरटीसी जो थी वो हेल्ड क्यों होती हैं 1930 से 32। तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा सिंपल जाएंगे और उसके बाद जो आरटीसी जब आप समझ लोगे उसके बाद वो चीज़ें बीच में आ जाएंगी, फिर वो समझ सारी आ जाएगी। पहली बात ये आ जाती है, आरटीसी इसलिए हुई थी क्योंकि जो लेबर पार्टी जो थी ना वो पावर में आती है। लेबर पार्टी, तो लेबर पार्टी जो थी वो पावर में आती है और लेबर पार्टी बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक थी। लेबर पार्टी को ये था लेबर पार्टी को ये था जनाब के इंडियंस को एक तो ये कि पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग थी ना वो डिले हो रही थी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना उसमें जो है ना बाकायदा तौर पर आपको डिले आ रहा था। अच्छा, फिर इसी वजह से फिर क्या हुआ, उन्होंने 3 आरटीसी रख ली, 3 आरटीसी वर हेल्ड। अच्छा, फिर ये हुआ सॉरी कि जो साइमन जो कमीशन था ना, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी ना वो पब्लिश होती है 1930 में। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट जैसी पब्लिश होती है वो डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाती है। अब कौन रिजेक्ट करता है जी? इंडिया की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी रिजेक्ट कर देती हैं। अब वो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है उसमें आप कह लें इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है, वो रिजेक्ट कर देती है। किसमें रिजेक्ट करती है? वो रिजेक्ट कर देती है जनाब नेहरू रिपोर्ट के अंदर, जो है ना उसको रिजेक्ट करके तो नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट कर देती है। अब वो जो नेहरू रिपोर्ट होता है, तो नेहरू रिपोर्ट क्या होता है जी? नेहरू रिपोर्ट जो है वो जो है मुस्लिम लीग जो है उनकी लीडरशिप जो है जिना वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये कह लो कि फ्यूचर जो होता है ना, फ्यूचर का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है जिसको ड्राफ्ट होना होता है, बनना होता है, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने जा रहा होता है इंडिया का, उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग है ना वो डिले हो जाती है। क्यों? क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना इंडिया की वो साइमन कमीशन और उसकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देती हैं। तो जिसकी वजह से ना एक ना डेडलॉक आया होता है और बहुत ज़्यादा जो ना देर हो रही होती है, डिले हो रहा होता है। तो ब्रिटिश भी जो है ना वो तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं यार एक इश्यूज के हैं इनको साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर, जो भी प्रॉब्लम्स हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर, तो ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज मेजर हैं, ठीक है, उनके डेलीगेट यहाँ पर आएँ और आके ना हमसे बातचीत करें ताकि हम एज सुन एज पॉसिबल जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना बना सकें इंडिया का। तो इसलिए ना तीनों आरटीसी ना रखी जाती हैं। अच्छा जी, अब मामला ये होता है जनाब के आरटीसी स्टार्ट होने जा रही हैं, उसमें जो है फर्स्ट जो आरटीसी है जी, फर्स्ट आरटीसी, वो फर्स्ट आरटीसी जो है वो उसकी सक्सेस और उसकी फेलियर्स। अच्छा, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और ये आपके उसके अंदर इंशाल्लाह ताला जो है वो, एक तो ये आपके जो कैम्ब्रिज के पेपर हो रहे हैं उसमें भी आएगा इंशाल्लाह, और वैसे भी आपके पेपर में भी आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, है रुके, तो हम बात करते हैं जी जो हमारी जो फर्स्ट जो आरटीसी है जी, इस ये शुरू होती है, इसकी डेट 1930 में। अब 1930 में फर्स्ट आरटीसी शुरू जो हो रही है, ठीक है, इसके अंदर आप कह लो कि 89 डेलीगेट्स जाते हैं। डेलीगेट्स का मतलब ये कि यहाँ से जो है ना ग्रुप्स की सूरत में जो है ना फॉर्म में वहाँ पे लोग जाते हैं 89, ठीक है। 89 ग्रुप्स की फॉर्म में जो है ना वो डेलीगेट्स जाते हैं वहाँ पे। उसमें जनाब बाकायदा तौर पे जो है मुस्लिम लीग की लीडरशिप भी होती है। मुस्लिम लीग की लीडरशिप में सर आगा खान, इलामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं और भी लोग होते हैं, ये मेजर मुस्लिम लीग की लीडरशिप में थे। फिर जी जो प्रिंसी स्टेट होती है इंडिया के अंदर ना, प्रिंसी स्टेट इंडिपेंडेंट है,
तो प्रिंसी स्टेट के जो प्रिंसेस है ना वो भी जाते हैं जी वहाँ पर, ठीक है, प्रिंसी स्टेट के प्रिंसेस वो भी अटेंड कर रहे होती हैं फर्स्ट आरटीसी जो है। अच्छा फिर जनाब और कौन जाते हैं जनाब वहाँ पर जनाब, हिंदुओं की ना, हिंदुओं की डिप्रेस कास्ट होती है, डिप्रेस कास्ट, ठीक है उसको कहते हैं अनटचेबल, आप कह लो शेड्यूल्ड कास्ट कह लो कि नॉन ब्राह्मण्स कह लो, ठीक है, ये वहाँ पे जाते हैं। इनका लीडर होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर जो होता है नॉन ब्राह्मण जो माइनॉरिटीज है ना उनका लीडर होता है, ठीक है, वो भी वहां पर जाता है हिंदुओं की जो कम्युनिटी होती है ना उसको ना रिप्रेजेंट करने के लिए। जो वहाँ के डिप्रेस हिंदूज होते हैं ना उनका लीडर होता है ये शेड्यूल्ड कास्ट जिसको कहते हैं अनटचेबल, ठीक है, जो पहले भी मैंने बताया हुआ है पढ़ाते हुए। तो ये ना फर्स्ट आरटीसी के ना ये बेसिकली पार्टिसिपेंट होते हैं वहां पे जाते हैं। अब होता क्या है जी, इस फर्स्ट आरटीसी जो है उसकी हमें सक्सेसेस का पता होना चाहिए और फर्स्ट आरटीसी जो है उसके हमें फेलियर्स का पता होना चाहिए। अब सबसे पहले जो है ना अगर हम सक्सेस की बात करें, ठीक है, कि इसके आउटकम्स क्या थे, आउटकम्स का वर्ड का मतलब ये है कि सक्सेसेस क्या थी और इसकी फेलियर्स क्या थे, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन। और जो फर्स्ट आरटीसी है ना उसकी सक्सेसेस में हम आ रहे हैं जी, तो पहली सक्सेस आ जाती है जी कि वो कहती हैं जी कि इस चीज़ पे ना एग्री हो जाती हैं सारे के सारे। ब्रिटिश जब कहते हैं, ब्रिटिश कहते हैं जी कि इंडिया जो है ना फ्यूचर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी इंडिया में ना, कि इंडिया जो है, इंडिया शुड बी, आप कह लो कि वी वुड इंट्रोड्यूस इन इंडिया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट वैसे ही मैंने आपको बता दिया था पहले भी बड़ी दफ़ा कि फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट क्या होती है। ये वो गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर ना सेंटर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, वो अपने बिहाफ पे पावर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोविंशियल लेवल पे, और वो अपने हर मैटर में ना ऑल इन ऑल। तो फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी इन द फ्यूचर, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे फाइनल हो रही है बातें। साथ ही साथ वो कहते हैं जनाब के इंडियन जो है ना, इंडियन इंडियन जो हैं, ठीक है, उनको क्या दिया जाएगा प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंसेस में जो है ना वो कहते हैं जो डायरकी जो है ना, डायरकी जो 1919 में हमने पढ़ा था डायरकी सिस्टम, इसको वो कहते हैं हम खत्म कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। कहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, प्रोविंसेस में, और इसको जो है ना बकायदा हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे। कहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, इसको हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे सेंटर में। उसकी जगह प्रोविंस के अंदर नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएंगे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो होगा इंडियन जो है उनकी अपनी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। मतलब कि इंडियन की जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस हो जाती है ये भी। ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वुड बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी बहुत बड़ी सक्सेस है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सक्सेस आ जाती है, वो कहते हैं भाई कि जो है प्रिंसेस स्टेट के जो प्रिंसेस होते हैं, जो ये वाले जो प्रिंसेस स्टेट के प्रिंसेस होते हैं जो गए होते हैं वहां पर, वो कहते हैं भाई हम उस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट बन जाएंगे, उस फेडरेशन का पार्ट बन जाएंगे, अगर जो है ना, अगर हमारी जो है पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये भी बहुत बड़ी सक्सेस आ जाती है फिर, कि जो प्रिंसेस स्टेट के प्रिंसेस हैं, प्रिंसेस स्टेट के प्रिंसेस, वो कहते हैं जी हमारे अगर पॉलिटिकल राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्यूचर में उस इस फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट के अंदर, सो वी वुड बिकम द पार्ट ऑफ दैट फेडरेशन। तो आप ये कह लो कि देयर आर 3 सक्सेसेस ऑफ दिस फर्स्ट आरटीसी, ठीक है। फर्स्ट दैट वाज फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट वुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, डायरकी वुड बी ड्रॉ फ्रॉम द, आप कह लो कि प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस एट द सेंटर, और इन रिप्लेसमेंट ऑफ दैट ब्रिटिश वुड इंट्रोड्यूस इंडियन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, इन विच इंडियन जो है दे वुड, आप कह लो कि रन देयर ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल द कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, ऑल द, आप कह लो कि जितने भी मैटर्स है ना प्रोविंशियल लेवल पे, दे वुड रन बाय देयर ओन सेल्फ, ठीक है। तो दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस कि भाई इंडिया को प्रोविंशियल लेवल पे फुल ऑटोनॉमी दी जा देने लगे हैं वो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तीसरा जो है वो बात ये आ जाती है कि जी वो जो फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट है, प्रिंसेस स्टेट जो इंडिपेंडेंट प्रिंसेस स्टेट होती है इंडिया की, उनके प्रिंस गए होते हैं वहां पर, वो कहते हैं भाई हम उसको
अपनी प्रिंसिस स्टेट को मर्ज कर देंगे, वी वुड बिकम द पार्ट ऑफ दैट फेडरेशन इफ द राइट्स वुड बी प्रोटेक्टेड। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस 3 आ जाती है। अब एज अ जर्नल, एज अ होल, पूरी की पूरी सक्सेस एज अ इम्पैक्ट क्या आ जाता है जी? एज अ इम्पैक्ट ये आ जाता है कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ना, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो फाइंडिंग्स ओवरऑल निकल रही हैं साइमन कमीशन के अंदर जो है ना, ये जो फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो इंडोर्स होती है, ये पॉइंट उसके अंदर होता है, ठीक है। और अब इस इस पॉइंट के ऊपर ना, इस पॉइंट के ऊपर ना तो नेहरू रिपोर्ट, ना ही मुस्लिम लीग जो है ना अपने 14 पॉइंट्स, ठीक है, वो भी इसके अंदर, मतलब आप कह लो कि उसके अंदर ये चीज सेम उन्होंने एग्री की होती है कि इंडिया शुड बी द फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट, इंडिया शुड बी द फेडरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है। तो दिस वाज अ ग्रेट सक्सेस फर्स्ट आरटीसी की ना, बहुत बड़ी सक्सेस है, ठीक है, कि किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई इससे रोला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है फर्स्ट आरटीसी जो थी वो सक्सेसफुल हो जाती है इस लिहाज से। अब हम आ जाते हैं कि फर्स्ट आरटीसी जो थी उसकी सक्सेसेस को हमने बताया, साथ ही हमें बताना चाहिए कि भाई फेलियर क्या थे। तो जनाब फर्स्ट जो आरटीसी है उसका सबसे बड़ा जो फेलियर आ जाता है ना, सबसे बड़ा फेलियर क्या था जनाब, कि इंडिया जो है, इंडिया उसको जो रिप्रेजेंट करने वाली जो गवर्नमेंट है, ठीक है, पूरे के पूरे आप कह लो कि इंडिया को सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी इज अथॉरिटी, डेफिनेटली। तो आप ये कह लो कि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी 75% वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जनाब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एब्सेंट होती है। कौन एब्सेंट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में? इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो उसके लीडरशिप होती है, कौन होता है जी? गांधी होता है और नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और गांधी ये जो थे ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी, इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट थी 1930 में, उसमें ये अरेस्ट हुए होते हैं और ये जेल में बैठे होते हैं। अब होता यह है कि ब्रिटिश जो है ना वो कहते हैं भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले जो लीडरशिप है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एनी काइंड ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडिया विदाउट इनवाइटिंग टू द, आप कह लो, विदाउट अटेंडिंग ऑफ द, आप कह लो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडरशिप, गांधी और नेहरू। तो जिसकी वजह से जो है वो फेल हो जाती है, पहली जो आरटीसी है वो फेल हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या सिस्टम आ जाता है जी? दूसरी बात ये आ जाती है कि जी फर्स्ट आरटीसी जो थी वो क्यों फेल हो गई? अब फर्स्ट आरटीसी इस वजह से फेल हो जाती है, डेडलॉक आ जाता है, डेडलॉक लग जाता है। किस चीज के ऊपर डेडलॉक लग जाता है जी? प्रिंसिपल ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है कि जी इंडियन जो थे ना, इंडियंस, उनको ये नहीं चीज समझ आ रही थी कि भाई ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी इंडिया के अंदर, मगर देर वॉज नो एग्रीमेंट ऑन द डिवीजन ऑफ पावर्स। मतलब इस चीज के ऊपर उन्होंने, ब्रिटिश ने इंडियंस के साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया कि भाई वो जो पावर हमने डिवाइड करनी है, डिवीजन ऑफ पावर्स हैं, ठीक है, किस जगह पर? सेंटर में। मतलब वो जो ये इंडिया है जी, इसके अंदर ये सेंटर जो कैपिटल है, ये सेंटर में जो डिवीजन ऑफ पावर्स है ना, वो जो है वो कौन सी हमने इंडियंस को देनी है। लाइक आप कह लो कि सिस्टम ऑफ, आप कह लो कि इसके अंदर ये था कि क्या उसका नाम देते हैं, सेल्फ रूल की कोई गारंटी नहीं दी गई, ठीक है। इसके अंदर फॉरेन अफेयर और डिफेंस जो रेजिडरी पावर्स है उसकी कोई गारंटी नहीं दी गई कि ये चीजें इंडियन को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से जो था डेडलॉक लग गया ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सिस्टम। तो आप ये कह लो कि दिस वॉज द फेलियर ऑफ सेकेंड, जो फर्स्ट, सॉरी, आरटीसी का, ठीक है। तो फर्स्ट आरटीसी जो थी वो इस तरह से फेल हो जाती है, दूसरा फेलियर बता दिया है, ठीक है। तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आप कह लोगे। फिर उसके बाद तीसरी बात इसमें आ जाती है फेलियर की, कि फर्स्ट आरटीसी का तीसरा फेलियर ये आ जाता है कि भाई नो डिसीजन टेकन बाय माइनॉरिटी सब कमिटी। क्या आप ये कह लो कि जो था ना, जो उस टाइम पे जो थे माइनॉरिटी जो थी, मुसलमान डेलीगेशन जो थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि दे वुड नॉट एक्सेप्ट एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन विच वुड इग्नोर मुस्लिम सेफ गार्ड। क्योंकि माइनॉरिटी में तो हम ही थे ना, ठीक है, ज्यादातर हमारा ही मसला वहां पे था, हम गए हुए थे माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइक मुसलमान जो थे, ठीक है। तो हमने कहा जी कि कोई भी ऐसा जो है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी गारंटी नहीं की गई कि जी कि माइनॉरिटीज जो है उसके इशू को ना सही तरह से एड्रेस ही नहीं किया गया, ठीक। तो जिसकी वजह से जो है ना हुआ ये कि विद दिस declaration of the Muslims, the first roundtable conference जो थी that became unimportant, so it failed। तो ये जनाब ये फर्स्ट आरटीसी के फेलियर थे। और उसके बाद जनाब फर्स्ट आरटीसी के फेलियर के बाद जो है ना, साथ ही हमने सक्सेसेस को भी डिस्कस किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन,
लाजमी आएगा आपके कैम्ब्रिज के एग्जाम में भी, देखिएगा जब पेपर आएगा उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि ये देखिए मैंने बताया था तो आया था। अच्छा है, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं कि सेकंड आरटीसी के ऊपर। अब सेकंड आरटीसी, अब आपको पता है वो तो जेल में होती हैं, ठीक है, लीडरशिप। तो 19 जो है 30 में पहली आरटीसी हो रही है, 1931 में दूसरी आरटीसी सेकंड हो रही है, सेकंड आरटीसी। ये तीनों आरटीसी लंदन में रखी जा रही हैं, लंदन में ही होती हैं और लंदन में ही जाते हैं सारे, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड आरटीसी में क्या होता है जी, सीन ये बनता है, इस सेकंड आरटीसी को लिंक करने के लिए, इसका ब्रिज बनाने के लिए ना, ठीक है, पॉइंट को सही तरह बताने के लिए गांधी इरविन पैक्ट होते हैं। गांधी 1931 में गांधी इरविन पैक्ट पहले होते हैं। इरविन जो था, ये जो नाम उस टाइम पे वाइसरॉय था, तो गांधी इरविन पैक्ट होते हैं। इरविन साहब जनाब जेल में जाते हैं गांधी के पास, उसे कहते हैं यार तू अपनी इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको तो खत्म कर। वो कहता है भाई मैं खत्म कर दूंगा, तू भी फिर एक काम कर। वो कहता है क्या करूं काम? वो कहता है भाई इस तरह कर, तू जो है ना ये जो मेरे पॉलिटिकल प्रिजनर्स पकड़े हुए हैं ना, जो जेल के अंदर कैदी हैं हमारी पार्टी के हिंदू, तो भाई इनको रिलीज करते हैं। वो कहता है कोई मसला ही नहीं है। तो लॉर्ड इरविन जनाब उसमें उसको रिलीज कर देता है, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पकड़े होते हैं। तो जनाब गांधी साहब एग्री हो जाते हैं। किस चीज के लिए एग्री? वो कहते हैं ठीक है भाई मैं कॉल ऑफ करता हूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इंडिपेंडेंस की मूवमेंट, चलो जी ठीक है हम अटेंड करते हैं सेकंड आरटीसी। तो फाइनली जनाब मैदान लगने लगा है सेकंड आरटीसी का। तो सेकंड आरटीसी जनाब बहुत बड़ी फड्डे वाली है। सबसे पहले वही बात आ जाती है कि हम सेकंड आरटीसी की ना सक्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई सेकंड आरटीसी के अंदर क्या होता है जी, सक्सेसेस की अगर हम बात करें तो सेकंड आरटीसी के अंदर होता ये है सक्सेस के पॉइंट के, सिंध जो है ना, सिंध को वो क्या करते हैं, एक सेपरेट कर देते हैं। किससे जनाब? बॉम्बे से। मतलब सिंध को बॉम्बे से जो है सेपरेट करके, याद रखिएगा अक्सर ऐसा होता है, मार्किंग की जरूरी नहीं कि 100% ठीक होती है। तो अक्सर आपको नजर आएगा मार्किंग के अंदर ना उन्होंने सिंध को फर्स्ट आरटीसी में लिखा होगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, उसमें नहीं आपने लिखना। तो ये सेकंड आरटीसी का सक्सेस है कि सिंध जो था दैट वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे एंड मेड द सेपरेट प्रोविंस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वो कहते हैं जी NWFP बन गया प्रोविंस, और जो है बलोचिस्तान, ये NWFP बलोचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया जाता है इनको विद गवर्नर्स, ब्रिटिश गवर्नर्स, ताकि वहां पे डेवलपमेंट हो। तो ये बहुत बड़ी सक्सेसेस आ जाती है जी, ये दोनों बहुत बड़ी सक्सेस आ जाती है। किसके लिए आ जाती हैं? मुसलमानों के लिए आ जाती हैं। क्यों आ जाती है जनाब? इस वजह से आ जाती हैं, ये जो था ना, ठीक है, सिंध का जो प्रोविंस जो था, ठीक है, ये 1847 में ना ऑलरेडी ये अलग ही था। मतलब सिंध जो था वो बॉम्बे से अलग ही था 1847 में। ब्रिटिश है तो ब्रिटिश ने इसको मर्ज कर दिया उसके साथ ना, क्या उसका नाम लेते हैं बॉम्बे के साथ। तो मुस्लिम लीग जो थी, ठीक है, जाहिर सी बात है उनकी बड़ी क्लोज एसोसिएशन थी, जिन्हों ने बाकायदा तौर पे, आपको पता है कि जिन्हों ने डिमांड ये वाली की थी, कहां पर पहले की थी, वो उस पर की थी जो था दिल्ली रेजोल्यूशन जो आती है, ठीक है, दिल्ली रेजोल्यूशन में, ठीक है, उसमें की थी। फिर उसने जो है बाकायदा तौर पे 14 पॉइंट्स के अंदर जिन्होंने डिमांड ये वाली की थी। और नेहरू रिपोर्ट जो था उसमें भी जो है ना उन्होंने एग्री किया था कि ठीक है भाई सिंध को सेपरेट कर लो बॉम्बे से, और NWFP और ये बना लो प्रोविंस, हमें कोई इतराज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सो INC और मुस्लिम लीग जो थे, देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर दिस, ठीक है, मेकिंग दीज प्रोविंसेस, दीज एरियाज। तो लिहाजा दिस वाज अ ग्रेट सक्सेस। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस आ जाती जी। अब आ जाता है सीन के फेलियर्स। जो सेकेंड आरटीसी जो है ना, सेकेंड आरटीसी इसके फेलियर ज्यादा है, ठीक है। सेकेंड आरटीसी अगर हम फेलियर की बात करें तो सेकेंड आरटीसी के जो फेलियर्स में अगर हम की बात करें तो आ जाता है जी हार्ड लाइन जो था, बड़ा हाई किस्म का जनाब, जो था ना गांधी साहब का जो एटीट्यूड होता है बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी मामला खराब हो जाते हैं। क्या होते हैं जी, गांधी साहब जो है ना दिमागी तौर पे बेचारे जो है ना वो आउट हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि ये जो मुसलमान है ना इंडिया के, भाई ये तो कन्वर्टेड हिंदूज हैं, ये तो भाई पहले हिंदू ही थे, तो भाई ये कन्वर्टेड हिंदू हैं, तो इनको भाई हमने जो क्या दिया है, हमने जो रिलीजियस लिबर्टी दी है ना, रिलीजियस लिबर्टी, ये भाई रिलीजियस लिबर्टी एनफ है इन माइनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए। तो यार इनको जो है कोई जरूरत नहीं है, क्या चीज देने की जरूरत नहीं है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इनको 1/3 सीट्स एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और वेटेज, भाई ये चीजें इनको देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो है इनको जस्ट हमने रिलीजियस लिबर्टी जो दिया, दिस इज एनफ फॉर देम। सो
और उसने रिजेक्ट कर दिया, क्या चीज रिजेक्ट कर दी, टीएनटी को रिजेक्ट कर दिया, टू नेशन थ्योरी को। तो उसने कहा जी द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। वो कहता है भाई नेहरू रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करो और यही कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया का। साथ ही जिना जनाब फॉर्म में आ जाता है पंजाब, कहता है नहीं भाई ये तो कंप्लीट हिंदू डॉक्यूमेंट है, ये जो है हिंदू डॉक्यूमेंट है और बाकायदा तौर पे बेस्ट सोल्यूशन जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सॉल्व करने का क्या है जनाब, हर हाल में जो है ना क्या उसका नाम लेते हैं 14 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करें। तो आप ये कह लो कि डेड लॉक आ गया, तो हम कह सकते हैं जी ड्यू टू द आप कह लो कि जो है गांधी और जिन्ना की हार्ड लाइन, जिसकी वजह से क्या हुआ, गांधी के स्टबन एटीट्यूड की वजह से, स्टबन एटीट्यूड जिद्दीपन की वजह से गांधी के क्या हो गया जी, आरटीसी जो थी वो सेकंड हैंगर ऑन हो गई, लटकी गई। ठीक है, तो ये फ्रेजेस हम जरूर यूज करेंगे, स्टबन एटीट्यूड, ठीक है, हैंगर ऑन हो गई। ठीक है, फिर हम बताएंगे साथ ही अपार्ट फ्रॉम दिस जनाब लेबर गवर्नमेंट गई पावर से, और दूसरी जो गवर्नमेंट थी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, उसने क्या किया, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो थी वो पावर में आ गई। कैसे आ गई कंजर्वेटिव गवर्नमेंट पावर में आ गई, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के साथ अलायंस करके नंबर 1 पे ही आ गई। तो आपको पता है कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट पावर में आई तो दे वर लेस आपके लोग के इंटरेस्टेड टू आपके लोग के जो है टू सॉल्व द पोलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, कोई उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। ठीक है, और उस टाइम पे वैसे भी जो था इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था, किसका जी, डिक्लाइन चल रहा था ब्रिटेन के अंदर, तो उनका सारा इंटरेस्ट वहां पे था रादर देन टू सॉल्व द पोलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो जिसकी वजह से जनाब जो सेकंड आरटीसी जो है वो भी फेल हो जाती है। हमने डिस्कस किया सेकंड आरटीसी के सक्सेसेस और उसके फेलियर्स को डिस्कस किया। साथ ही साथ अब हम आ रहे हैं थर्ड आरटीसी में आने लगे हैं, मगर थर्ड आरटीसी अगेन वही बात आ जाती है कि थर्ड आरटीसी को करने से पहले जो है हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये बाकायदा तौर पे 1932 में थर्ड आरटीसी होने जा रही है। तो 1932 में जो है ना होता क्या है, होता ये है कि जो था ना ये जो थे उस टाइम पे ना रमजे मैकडोनल्ड जो था ना, ठीक है, ये वो नहीं था जिसने मैकडोनल्ड, हो भी सकता है उसका कोई रिश्तेदार हो। तो रमजे मैकडोनल्ड जो था ना बाकायदा तौर पे 1932 में इंडिया में वो कहते जी आई एम द फ्रेंड ऑफ इंडिया इंडियंस। तो वो क्या करता है, वो सबको ना क्यूमिनल अवार्ड प्रोवाइड कर देता है। क्यूमिनल अवार्ड जो था ना वो इंट्रोड्यूस करवा देता है। अब क्यूमिनल अवार्ड क्या था, रिलीजन की बेस पे क्यूमिनल, ठीक है, क्यूमिनल अवार्ड जो था उसमें ना सब जो माइनॉरिटीज होते हैं ना, माइनॉरिटीज उन सबको जनाब सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। तो मतलब कि किन किन को मिल जाते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, सारी माइनॉरिटी कम्युनिटी को, सिखों को मिल जाती हैं, ठीक है, मुसलमानों को भी मिल जाते हैं, और जो है क्या उसका नाम लेते हैं वो जो डॉक्टर एम्बेडकर होता है ना, डॉक्टर एम्बेडकर, ठीक है, उसको भी मिल जाता है। जो हिंदुओं की डिप्रेस कास्ट जो होती है ना, जो इंतहाई डिप्रेस कास्ट होती है, शूदर अनटचेबल, जिनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है, उसका डॉक्टर एम्बेडकर वहां गया होता है तो उसको भी राइट्स मिल जाती हैं, क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाती हैं। तो जब इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलते हैं तो फिर रिजेक्ट कर देता है, कौन रिजेक्ट कर देता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी रिजेक्ट कर देती है। और इंडिया के अंदर ना जाके गांधी साहब जाके सीधा पहुंच जाते हैं, किसके पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर एम्बेडकर के घर में, ठीक है। वो डॉक्टर एम्बेडकर जो बिल्कुल डिप्रेस कास्ट हिंदूज जो है उनका जो है ना लीडर था, इसके घर जाके उससे मना लेते हैं कि भाई तू तो कॉल ऑफ कर सेपरेट इलेक्टोरेट, हम एक ही हैं हिंदूज, तुम और हम एक ही हैं, हम तुम्हें और सीट्स देंगे। तो लिहाजा ये जो डॉक्टर एम्बेडकर जो था ये कॉल ऑफ कर देता है जनाब, क्या कॉल ऑफ कर देता है, ही कॉल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, रखो अपने पास। तो लिहाजा जो है आप कह लो कि क्रिमिनल अवार्ड जो था दैट वाज आल्सो फेल, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, और ये जो इनका डॉक्टर एम्बेडकर का इंडिया में जो एग्रीमेंट होता है वहां पे जाके जिसमें वो कॉल ऑफ करता है, उस एग्रीमेंट को जस्ट कहा जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कहा जाता है, पूना जगह सिटी का नाम है पूना, वहां पे पैक्ट होता है जिसमें डॉक्टर एम्बेडकर अनटचेबल शेड्यूल्ड कास्ट का जो लीडर है, ही कॉल ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, तो फाइनली क्रिमिनल अवार्ड फेल हो जाता है। और इवन मुस्लिम लीग बेचारे जो हैं उनकी जो उनको जो वेटेज है ना, ठीक है, वो भी इवन के बहुत से प्रोविंसेस में नहीं मिलती, ठीक है, मगर फिर इसको एक्सेप्ट करते हैं, मगर रिजेक्ट हो जाता है। क्यों रिजेक्ट हो जाता है, जाहिर सी बात है क्या उसका नाम लेते हैं, आईएनसी जो है उसने रिजेक्ट कर दिया तो गया क्रिमिनल अवार्ड। उसके बाद जनाब हम 1930
टू में जो है बाकायदा तौर पे आ जाती हैं थर्ड आरटीसी में। तो 1932 में थर्ड आरटीसी शुरू हो रही है। इसकी सक्सेस ऐसा कुछ भी नहीं है, बस देयर आर फेलियर्स। फेलियर्स क्या है जनाब, जिना जो था, जिना वो बेचारा जो है इतनी दूर से गया होता है, इंडिया से लंदन पहुंचा होता है और वो वेट कर रहा होता है कि भाई अभी बुलाएंगे तो हम जाएंगे थर्ड आरटीसी में। तो फाइनली जो है ना ब्रिटिश जो है ना इसको क्या कहती हैं, ब्रिटिश कहते हैं भाई ये तो ना फुफ्फो है, मीन्स ट्रबल मेकर। तो ये जी ट्रबल मेकर है, जिन्हों को टाइटल मिल जाता है ट्रबल मेकर का कि भाई ये बंदा जो है ना जब आता है ना तो मसला हल नहीं होता। तो सॉरी टू से अक्सर की फुफ्फो बहुत खतरनाक होती हैं, बड़ा बैड एक्सपीरियंस है मुझे तो बहरहाल जो है जिना जो है बाकायदा तौर पे जो है कॉल करता है किसको जी, सॉरी ब्रिटिश कॉल करते हैं जिना को ट्रबल मेकर, और जिना जो है वॉलंटियर वॉलंटियर जो है ना एग्जाइल में चला जाता है जिला वतन वहीं पे। वो कहते हैं भाई अब मैंने, वो कहता है मैंने पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं, इसके मैटर में इन्वॉल्व ही नहीं होना और वो वॉलंटियर एग्जाइल में लंदन में बैठ जाता है। ठीक है, तो फाइनली जिना साहब एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप होती है वो आम लोग वहां पर होते हैं, ऑलमोस्ट 49 के करीब डेलीगेट्स होते हैं, वो इतने खास नहीं होते हैं मुसलमानों की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ आईएनसी वैसी धमकियां दे रही होती है तो वो दोबारा से जो है अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करती है। ठीक है, और जिसकी वजह से दोबारा से जो है ना उनके जो लीडर्स हैं वो जेल में होते हैं। ठीक है, वो जनाब लीडरशिप सारी की सारी जो थी वो जेल में थी। अगेन किसकी जनाब लीडरशिप जेल में थी? कांग्रेस की। अच्छा, वो भी एब्सेंट। तो कांग्रेस जनाब फर्स्ट आरटीसी में भी एब्सेंट है, सेकंड में प्रेजेंट है सिर्फ, थर्ड में भी एब्सेंट है। ठीक है जी, दोनों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से उनकी लीडरशिप जो है ना वो जेल में होती है। तो उसके बाद जनाब क्या उसका नाम लेती हैं, तो मजीद जो आप कह लो कि एक तो ट्रबल मेकर उसको कहा जाता है। ठीक है, फिर बाकायदा तौर पे जनाब दूसरा इसके अंदर फेलियर ये बड़ा आ जाता है कि जनाब वो जो है ना लॉर्ड एरवन, वो होता है लेबर पार्टी का। ठीक है, उसको फौरी तौर पर रिप्लेस कर दिया जाता है लॉर्ड विलिंगटन एज अ वॉइस रॉय। तो नया जो वॉइस रॉय आ जाता है लॉर्ड विलिंगटन आ जाता है। ठीक है, अब लॉर्ड विलिंगटन जैसे ही आता है तो आप कह लो कि जो है कि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। ठीक है, कि आप कह लो कि लॉर्ड विलिंगटन जो था हु वाज मच लेस, आप कह लो कि प्रिपेयर टू मेक कंसेशन फॉर द इंडियंस। वो कोई इंटरेस्ट नहीं उसको होता है इंडियन के मैटर्स में ना, पॉलिटिकल मैटर को सॉल्व करने में, क्योंकि वो कंजर्वेटिव पार्टी का होता है। तो फाइनली आप कह लो कि जो है, और वैसे भी वो लीडरशिप जेल में होती है कांग्रेस की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से। सो दस द थर्ड आरटीसी राउंडेबल कॉन्फ्रेंस जो थी फेल ऑन अकाउंट ऑफ लेस इंटरेस्ट एंड अन आप लोग के प्रिपेयर्डनेस की वजह से ना, और ऑफ द न्यू वॉइस रॉय, न्यू वॉइस रॉय प्रिपेयर्ड नहीं होता। ठीक है, उसका दिल ही नहीं होता करने का, ठीक है, राइट्स देने का इनको। तो ओवरऑल आप कह लो कि ओवरऑल ये सारी की सारी जो है ना, अगर हम इवेल्युएशन में कंक्लूजन के ओवरऑल आ जाती है, ऑल द आरटीसी जो थी दोज वर फेल्ड। सारी आरटीसी जो है ना वो फेल हो जाती हैं। ठीक है, बट देयर वाज ओनली वन सक्सेस। वन सक्सेस होती है ओवरऑल आरटीसी की जनाब। एक वो ये सक्सेस होती है कि जितनी भी जो रिकमेंडेशन थी ना, रिकमेंडेशन वो सारी की सारी जनाब रिकमेंडेशन जो थी ना वो लिखी जाती है किसके ऊपर? व्हाइट पेपर के ऊपर। व्हाइट पेपर का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश का ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है व्हाइट पेपर, उसके ऊपर सारे रिकमेंडेशन पॉइंट्स आरटीसी के लिखे जाते हैं। और उसको इन कमिंग ईयर्स आफ्टर आप कह लो कि 2 years ब्रिटिश मेड द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब ब्रिटिश उसको फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना देते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में हम जाएंगे तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो उसमें लिखेंगे, सो विच पेव द वे इन द लॉन्ग रन। ठीक है, फॉर द which gave the independence to the Indians in the long run in 1947, या which also paved the way to divided India in 1947। तो ये जनाब इसका इवेल्यूशन आ जाता है। इसके ऊपर सीधा सीधा जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आइडियल आता है, कभी वो कहते हैं हाउ सक्सेसफुल की बात करते हैं, टू फार सक्सेसफुल वाज द फर्स्ट आरटीसी, या इस तरह करके। तो जब हाउ सक्सेसफुल आ जाए तो कमांड सीधी सीधी है कि सक्सेस के अलग पैराग्राफ, फेलियर्स के अलग पैराग्राफ। ठीक है, तीनों आरटीसी के सक्सेस और फेलियर अलग अलग चलेंगे, एंड पे इवेल्यूशन मैंने जैसे आपको बताया वो चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्या उसका नाम लेते हैं 14 मार्क्स का, कभी ये भी क्वेश्चन आता है जी फर्स्ट आरटीसी जो थी। ठीक है, जैसे द काउंटेबल कॉन्फ्रेंस 1930 अचीव मोर देन एनी अदर 31 32, तीनों का इसमें जो है ना, इसमें फिर आपने सक्सेस ठीक है और फेलियर जो है ना साथ साथ लिखने होते हैं साथ साथ। ठीक है,
और एंड पे वैल्यूएशन बता देते हैं, वो सेम वही वैल्यूएशन जो मैंने आपको बताई है। और 5 पैराग्राफ आपको पता होते हैं, 4 जो है ना इनके ऊपर होंगे। उसके बाद जो है 5 बार जो इवैल्यूएशन होगी, अगर 14 मार्क्स का है तो फिर आपका क्या होगा, एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट चलेगा। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट का एक नंबर है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का इवैल्यूएशन में दूसरा नंबर है। तो ये टोटल इवैल्यूएशन के 2 मार्क्स होते हैं, जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऊपर बताया कैसे, ठीक है। तो ये जो है ना इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी 7, जब आप 14 मार्क्स का तैयार करते हो 7 ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाता है स्टार्ट लेते। साथ ही मैंने आपको बताया कि जी आरटीसी क्यों हेल्ड की गई थी, तो वो ऊपर मैंने आपको बता दिया 3 पॉइंट्स। सेकंड सर आरटीसी, जी जी प्लीज। नोट्स भेज देंगे आप? कब भेजेंगे नोट्स? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो होपफुली किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। आरटीसी, ये आरटीसी लाजमी आगे पेपर में होगा। इवन के कैम्ब्रिज का जब एग्जाम आएगा तो मैं आपको खुद बताऊंगा, ये देखो ये गेस में था। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। तो जो है ना ये वाला जो है ना, एक मिनट, होपफुली किसी को क्वेश्चन करना है तो ये मैं आज